गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत की। सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म और इतिहास विभिन्न विषयों पर काफ़ी कुछ लिखा है और इनकी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। जर्मनी के ये महान विचारक, प्रसिद्ध राजनीतिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्र में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1864 में जर्मनी के इरफ्रूट थ्रिंगिया नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने समाजशास्त्र में विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जिसमें नौकरशाही इनका एक विशिष्ट सिद्धांत माना गया है। नौकरशाही के संबंध में समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन इसके अर्थ के संबंध में कुछ भ्रम पाए जाते हैं, अस्पष्टता है। नौकरशाही के प्रति लोग शंकालु हैं और ये समझते हैं कि शब्द किसी बुरी बात से जुड़ा हुआ है। वेबर प्रथम विचारक थे जिन्होंने अन्य विद्वानों की भांति केवल नौकरशाही की उत्पत्ति व कार्यों का ही विश्लेषण नहीं किया, बल्कि इसका एक क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। वास्तव में नौकरशाही एक प्रकार का संस्करणात्मक संगठन है। संस्करणात्मक होता है जिसमें उच्चता और निम्नता का अंतर देखने को मिलता है और जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर जो है प्रशासनिक कार्यों को चलाने का काम, अनेक व्यक्तियों के काम को तर्कसंगत रूप में समन्वित करना होता है। यानी कि नौकरशाही प्रशासन का एक तरीका है जिसमें विभिन्न प्रशासनिक कार्य में विभेदीकरण भी पाया जाता है और उसमें संस्तरण भी पाया जाता है, और इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर निश्चित प्रविधि के द्वारा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है और विभिन्न पदों पर उन्हें आसीन किया जाता है, और प्रत्येक पद से संबंधित निर्धारित जो भूमिका है वो उनको निभानी होती है। यानी कि जो विभिन्न पद हैं उनसे संबंधित उनके अलग अलग कार्य होते हैं और उन कार्यों को वो करते हैं, और उन पदों में एक संस्तरण अर्थात एक उच्चता निम्नता या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। नौकरशाही से संबंधित सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वाह जो है वो नियमों के अंतर्गत रहते हुए करते हैं। यानी कि जो नियम है, जिस पद पर वो है, उससे संबंधित नियमों के आधार पर नौकरशाही से संबंधित कार्यों का वो संपादन करते हैं। नौकरशाही का संचालन जो है वो विशेषीकरण के आधार पर होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो कोई भी पद जन्म के आधार पर उसे मिलेगा, बल्कि उसमें जैसी योग्यता होगी उसके आधार पर उसको वो पद प्राप्त होता है। मैक्स वेबर के द्वारा नौकरशाही तंत्र को प्रशासन का एक तरीका बताया गया है और ये सामान्य नियमों पर, तार्किकरण, विवेकशील नियमों पर आधारित व्यवस्था है। ये नियम लिखित होते हैं और अधिकार, सत्ता, दायित्वों का संस्करणात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक
शैक्षणिक या अन्य किसी भी प्रकार के जो संगठन हैं उसके उद्देश्यों को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेबर का मानना है कि नौकरशाही के पीछे जो है नियमों की एक तार्किक व्यवस्था होती है और जो विभिन्न कार्य हैं नौकरशाही के, उन कार्यों में एक समन्वय स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से नौकरशाही क्या है, वो नियमों पर आधारित व्यवस्था है। नियम कैसे होते हैं, लिखित होते हैं और इसमें जो अधिकार है, सत्ता है, दायित्व है, वो उनका संस्थानात्मक विभाजन पाया जाता है। यानी कि कौन क्या कार्य करेगा उसमें अंतर होता है, उच्चता और निम्नता का, अधिकारी और सबऑर्डिनेट का, जिसका उद्देश्य जो है, नौकरशाही का उद्देश्य क्या है, कोई भी औद्योगिक संस्था है, व्यापारिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, ऐसा शैक्षणिक है, किसी भी प्रकार के संगठनों को हम के जो उद्देश्य हैं उनको हम प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके और जो विभिन्न व्यक्तियों की कार्य, जो संस्थानात्मक व्यवस्था है, उनके कार्यों में एक समन्वय देखने को मिलता है। जो नौकरशाही व्यवस्था है, इसकी अलग अलग लोग इसकी परिभाषित करते हैं। जैसे ग्लैडन कहते हैं नौकरशाही अधिकारियों द्वारा शासन है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम नौकरशाही है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। विक्टर थॉमसन के अनुसार नौकरशाही संगठन में अत्यधिक स्पष्ट श्रम विभाजन द्वारा काफ़ी स्पष्ट सत्ता का पद सोपान होता है। यानी कि स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन होता है और सत्ता का जो है पद वो अलग अलग होते हैं। तो एक तरह से ये परिभाषाएं नौकरशाही की संरचनात्मक व्यवस्था को प्रस्तुत करती हैं। उसके अलावा जैसे ब्लाउ और मेयर हैं, ये इसके प्रकार्यात्मक पक्ष पर बताती हैं कि नौकरशाही संगठन क्या है, विशेषीकरण, सत्ता का पद सोपान, नियमों की व्यवस्था एवं अवैयक्तिक नामक विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। यानी कि उसमें विशेषीकरण, सत्ता का अंतर और जो संस्तरण है, नियमों की व्यवस्था और अवैयक्तिक नियम। अवैयक्तिक नियम यानी कि व्यक्ति के आधार पर ना नियम होते हैं और ना पद होते हैं। वो जो भी पद पर आएगा उसके लिए वही कार्य, वही अधिकार और वही नियम कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर होते हैं। इसमें उसका क्षेत्राधिकार, उसका विशेषीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निर्धारित वेतन और नौकरी में स्थायित्व को नौकरशाही की संगठन की प्रमुख विशेषताएं भी मानी गई हैं। इसके अलावा नौकरशाही संगठन के सिद्धांत, इसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि शासकीय जो कार्य हैं वो निरंतरता के आधार पर किए जाते हैं। यानी कि जो कार्य हैं वो लगातार होते हैं। लगातार का मतलब है आज कोई व्यक्ति उस पर है या नहीं है, उसमें उससे मतलब नहीं होता, बल्कि काम सुचारू ढंग से संचालित होते हैं। उसके अलावा एक प्रशासनिक ढांचे में शासकीय कार्य जो है वो निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं और इस ढांचे की 3 विशेषताएं होती हैं। यानी कि जो नियम हैं वो नियम के आधार पर कार्य होते हैं और इस ढांचे की विशेषताएं क्या है, पहली है कुछ विशेष प्रशासनिक कार्य निश्चित ढंग से राजकीय कर्तव्य के रूप में बांट दिए जाते हैं। यानी कि जो कार्य है वो करना उसका एक दायित्व के रूप में माना जाता है। दूसरा, कुछ निर्धारित कार्यों को संपादित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक सत्ता प्रदान की जाती है।
यानी कि जो अधिकारी हैं उनको संपादित करने के लिए उसे सत्ता का मतलब है उसे कानूनी रूप से उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं। और तीसरा, अधिकारी द्वारा जनता को बाध्य करने के साधन कठोरतापूर्वक सीमित कर दिए जाते हैं। यानी कि जो उसको पद मिला है, जो उस पद से संबंधित अधिकार मिले हैं, उनके लिए भी नियम होते हैं जिससे कि कोई अपने पद का दुरुपयोग ना करे, बल्कि किन दशाओं में किन कार्यों को वो करेगा और कैसे करेगा ये सब निश्चित होता है। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए हम कहें कि पुलिस के पास में गोली चलाने का अधिकार है तो वो किसी को भी गोली मार दे, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर ही उसे अपने जो अधिकार है उसका वो उपयोग कर सकता है या करेगा। यानी कि उनका किस दशा में, किस सीमा में, किस व्यवस्था में उसे अपने कार्यों को करना है, उन अधिकारों को भी जो है सीमित कर दिया जाता है। उसके अलावा जो प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के उत्तरदायित्व सत्ता संस्तरण के भाग होते हैं। यानी कि जो भी उसका कर्तव्य है वो उसकी सत्ता का भाग होता है। और उच्च पदाधिकारियों के अधीन निम्न पदाधिकारी को काम करने की एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है। यानी कि इसमें संस्तरण होता है, उच्चता निम्नता का अंतर होता है। जो निम्न अधिकारी हैं वो उच्च पदाधिकारियों के अधीन होते हैं और प्रत्येक अधिकारी को पद से संबंधित अधिकार और सुविधाएं होती हैं। यानी कि जो भी उसका पद होता है अधिकारी का, उसके साथ में कुछ सुविधाएं भी उसे मिली होती हैं जिनका उपयोग वो पद पर रह करके करता है। लेकिन वो अपने जो पद पर सुविधाएं मिली होती हैं उनका वो दुरुपयोग नहीं कर सकता, व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकता, ना इसे बेच सकता है, ना खरीद हस्तांतरित कर सकता है। और वे अपने दायित्वों का निर्वाह उत्तमता के साथ कर सकें, इसीलिए वो सुविधाएं संपत्ति अधिकारों के रूप में नहीं होती, बल्कि कार्य को संपादित करने के लिए, सुविधापूर्वक संपादित करने के लिए ही वो सुविधाएं उसको मिली होती हैं। उसके अलावा प्रत्येक अधिकारी को पद से संबंधित शासकीय कार्य करने की जो सुविधा होती है वो लिखित प्रलेखों के रूप में वो शासकीय कार्यों को संपादित करता है। यानी कि उसको सुविधाएं होती हैं और जो शासकीय कार्य है वो लिखित रूप में वो करता है, लिखित दस्तावेजों के रूप में संचालित होता है। और कागजों को रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था होती है और विभिन्न विषयों से संबंधित अलग अलग फाइल होती हैं। यानी कि जो शासकीय कार्य हैं वो लिखित प्रलेखों के रूप में होते हैं। उसके अलावा विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति पदों का प्रयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। कार्यों को संपादित करने के लिए उपयोग आने वाले साधनों के वो स्वयं स्वामी नहीं होते। इसके अलावा नौकरशाही की विशेषताएं। नौकरशाही की विशेषताओं में पहला है नियमों का महत्व। यानी कि ये सिद्धांतों में भी बताया कि इसमें नियम होते हैं प्रशासकीय कार्यों को संचालित करने के लिए, और ये नियम स्थायी होते हैं और इनका निरंतरता, इनका पालन करने की एक व्यवस्था होती है। और नियम जो है किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके नहीं बनाए जाते। उसके अलावा स्पष्ट कार्य क्षेत्र और निश्चित कार्य क्षेत्र। यानी कि नौकरशाही के नियमों के द्वारा जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके कार्य, अधिकार और सत्ता का स्पष्ट विभाजन होता है। कौन सा अधिकारी क्या काम करेगा और प्रत्येक पदाधिकारी के जो कर्तव्य है वो पहले से निर्धारित और परिभाषित होते हैं। इसमें श्रम विभाजन होता है जिससे कि वो कार्य कुशलता को दक्षता के आधार पर पूरा कर सके। इसके अलावा भर्ती पद्धति।
कि नौकरशाही में किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, भर्ती कैसे होते हैं। इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं, साक्षात्कार आदि के द्वारा इन पदों पर भर्ती होती है और ये किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा या मनमानी के द्वारा नहीं होते और नियुक्ति की प्रवृत्ति जो है वो संविदात्मक होती है। उसके अलावा संस्तरण जैसे इसमें शुरू में भी बताया कि नौकरशाही व्यवस्था में एक संस्तरणात्मक व्यवस्था है जिसमें उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है। उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारियों के कर्मचारियों की कार्य की देखरेख करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं और निम्न कर्मचारियों को भी अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत और अपील करने की छूट होती हैं। नौकरशाही में सभी पद परस्पर जुड़े होते हैं और संगठित होते हैं। उसके अलावा फाइल व्यवस्था, क्योंकि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सभी कार्य लिखित रूप में होते हैं और जो लिखित रूप में कार्य को व्यवस्थित करने के लिए फाइल की व्यवस्था होती है और विभिन्न विषयों से संबंधित अलग अलग फाइलें बनाई जाती हैं। उसके अलावा प्रशिक्षण, नौकरशाही व्यवस्था चूँकि एक जटिल व्यवस्था है, विशेषीकृत है और हर पद से संबंधित अलग अलग कार्य होते हैं, तो उन कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पदों पर एकाधिकार का अभाव, यानी कि नौकरशाही में किसी भी पद पर व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता। आवश्यकता के हिसाब से ट्रांसफ़र भी होते हैं, दक्षता से कार्य करने पर उन्नति भी मिलती है और कार्यों की अवहेलना करने पर पदोन्नति भी होती है, पद से सस्पेंड भी कर दिए जाते हैं। नौकरशाही में अधिकारियों की एक विशेष स्थिति होती है। वो विशेष स्थिति किस तरह से कि दफ्तर का जो काम है अधिकारियों के लिए एक पेशा बन जाता है और इसके लिए वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होते हैं। दफ्तरों का काम करने के लिए उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और विभिन्न परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी पड़ती हैं। अधिकारियों की स्थिति जो है वो कार्य के अनुसार होती है और ये मान के चला जाता है कि वो अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं। उसके अलावा नौकरशाही में कर्मचारियों को साधारण लोगों की अपेक्षा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। निम्न जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति उच्च पदाधिकारियों के द्वारा की जाती है और इसमें पद सामान्यतः स्थायी होते हैं। वेतन का भुगतान नियमित रूप से प्रति माह किया जाता है। इसमें अच्छा काम करने पर पदोन्नति की भी व्यवस्था होती है और सामान्यतः जिस कार्य संपादन में असुरक्षा अधिक होती है उसे अधिक वेतन मिलता है। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है। जो कर्मचारी है वो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है, अपने पद पर समझौते के आधार पर नियुक्त होता है और नेक्स्ट है कर्मचारी अवैयक्तिक नियमों के अनुसार सत्ता का प्रयोग करता है। अवैयक्तिक नियम क्या होते हैं? अवैयक्तिक नियम होते हैं जो नियम व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं बल्कि पद के आधार पर बने होते हैं। जो भी उस व्यक्ति उस पद पर आएगा वो उस नियमों के अनुसार ही कार्य करता है और शासकीय दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करके अपने वफादारी को वो व्यक्त करता है या उसको करना अपना कर्तव्य समझता है।
उसके अलावा उसकी नियुक्ति, पद पर आसीनता उसकी तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती है, यानी कि तकनीकी योग्यता के आधार पर ही उसकी नियुक्ति होती है। उसका जो प्रशासनिक कार्य है वो पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। उसके अलावा उस काम को नियमित वेतन, वेतन वृद्धि, पदोन्नति के रूप में पुरस्कृत भी किया जाता है। समय समय पर अच्छा काम करने पर पद से संबंधित जो पुरस्कार के रूप में उसे वेतन वृद्धि और पदोन्नति भी दी जाती है। उसके अलावा अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भविष्य निधि आदि की व्यवस्था होती है। वृद्धावस्था में पेंशन आदि भी देना कार्यालय का दायित्व होता है। नौकरशाही में कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं और जो व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त होता है वह उस पद से सेवानिवृत्त नहीं होता, बल्कि उसकी पदोन्नति भी अच्छा काम करने पर होती रहती है। उसके अलावा नौकरशाही में वरिष्ठ अधिकारी का ये दायित्व होता है कि उसके अधीन जो भी कर्मचारी हैं वो उनके कार्य में तालमेल बैठाए और कार्य न करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करे, क्योंकि कार्यों को संपादित करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। नौकरशाही में कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होती है और यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यालय सेवाओं के अतिरिक्त किसी गौण व्यवसाय को नहीं अपनाएगा, यानी कि उसका ध्यान पूरा अपनी सेवा पर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हाफ टाइम वो नौकरी करे या उसके साथ में कोई अन्य व्यवसाय की परमिशन उसे नहीं होती। उसके अलावा तकनीकी श्रेष्ठता, जो नौकरशाही व्यवस्था है वो इस प्रकार का संगठन है जो प्रशासन के अन्य सभी प्रकारों से तकनीकी दृष्टि से ऊंचा माना गया है। जैसे मशीन के द्वारा जो उत्पादन है वो यांत्रिक या जो यंत्र से उत्पादन नहीं होता उससे श्रेष्ठ होता है, उसी तरह से जो नौकरशाही व्यवस्था है उसको श्रेष्ठ व्यवस्था प्रशासन की माना गया है, क्योंकि इसमें स्पष्ट गति, लिखित प्रलेखों का ज्ञान, निरंतरता, विवेक, कार्य का संचालन, सार्वभौमिकता, अधीनस्थता की व्यवस्था, ये सभी इसके जो प्रकार है वो प्रशासन के अन्य सभी प्रकारों को पीछे छोड़ देते हैं। यानी कि नौकरशाही व्यवस्था अन्य प्रशासन के तरीकों से अधिक श्रेष्ठ और सफल मानी गई है। उसके अलावा सुविचारिता और कार्यकुशलता, यानी कि नौकरशाही में जो कार्य हैं वो व्यक्ति को ध्यान में रख करके निर्णय उसमें नहीं लिए जाते, बल्कि कानून को ध्यान में रख करके निर्णय होते हैं, जिसका के कारण से परिणाम तार्किक होते हैं। नियमों के द्वारा निर्देशित प्रशासन में यदि नियमों की जानकारी है तो निर्णय भविष्यवाणी किए जाने योग्य होने चाहिए। उसमें पक्षपात रहित होकर के तार्किक ढंग से चलाने के लिए व्यावसायिक विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें एक सुविचारिता और ये कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं। प्रशासनिक कार्य और जो संपन्न किए जाते हैं वो अव्यक्तिकता के आधार पर होते हैं। उसके अलावा अव्यक्तिकता की आधुनिक नौकरशाही में जो अधिकारी निर्णय लेते समय व्यक्तिगत बातों को ध्यान में नहीं रख करके अव्यक्तिक लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं वो अपनी शक्ति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। नौकरशाही प्रशासन प्राविधिक दृष्टि से इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें अवैयक्तिक नियमों पर विशेष निर्भरता पाई जाती है और इसमें कार्य जो हैं विश्वसनीयता और सुविचारिता को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति के आधार पर नियम बदल जाते हैं तो वहाँ पर पक्षपात आ जाता है। और नौकरशाही व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो अवैयक्तिक नियमों पर काम करती है, इसी के कारण से इसको श्रेष्ठ माना गया है।
उसके अलावा प्रशासन के साधनों का केंद्रीयकरण। जिस प्रकार की शब्दावली जो मार्क्स ने काम में ली, उसी प्रकार की शब्दावली वेबर भी काम में लेते हुए जोर दिया कि केंद्रीयकरण की यह प्रक्रिया न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सरकार, सेना, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय तथा बड़े पैमानों के संगठनों में भी क्रियाशील है। और जैसे ही इनका आकार बढ़ता है तो उसमें जो उन्हें संचालित करने के लिए आवश्यक साधन जो हैं वो कुछ व्यक्ति या समूह के हाथों में जो है वो केंद्रित हो जाते हैं और उन्हें एक सत्ताधारी अल्पसंख्यक के हाथ में दे दिया जाता है। इसका कारण है कि जो व्यक्ति हैं जिन वित्तीय क्षमता जिनके पास नहीं है, एक समय था जब उत्पादन, प्रशासन, विद्वत्ता सब व्यक्तिगत स्तर के विभिन्न अभिन्न अंग थे, परंतु जैसे ही केंद्रीयकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी वे अलग हो गए और परिणाम स्वरूप आधुनिक नौकरशाही प्रशासन में व्यापार, पारिवारिक क्षेत्र या घर से अलग हो गया और सार्वजनिक पद उसको धारण करने वालों से अलग हो गया तथा अनुसंधान सुविधाएं विशिष्ट विद्वान से अलग हो गई। तो इस प्रकार से साधनों का इसमें केंद्रीयकरण जो है वो हमें प्रशासन के साधनों का केंद्रीयकरण देखने को मिलता है। उसके अलावा दक्ष व्यक्तियों के द्वारा प्रशासन, नौकरशाही में प्रशासन का काम विशिष्ट व्यक्ति और जो प्रशासन में दक्ष है उनके द्वारा किया जाता है या उनको सौंपा जाता है और वो उनका पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी ही क्यों ना हो, इसमें प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में अलग अलग निर्णय की आवश्यकता नहीं होती, जो कि अनौकरशाही किस्म के प्रशासन की विशेषता है। यहाँ इसमें सत्ता का जो प्रयोग होता है वो नियमों के अनुसार होता है और सत्ता के अधीन सभी व्यक्ति कानूनी रूप से समान होते हैं। उसके अलावा नौकरशाही सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से अविनाशी है, यानी कि ये इस सत्ता का जो नाश है या ये समाप्त कभी नहीं होती, क्योंकि अधिकारी अपने साथियों के साथ संबंधों की व्यवस्था में बंधा हुआ रहता हुआ इस प्रकार कार्य करता है कि संपूर्ण नौकरशाही तंत्र की क्रियाशीलता निरंतरता बनी रहे। नौकरशाही द्वारा शासित जनसंख्या के पास प्रशासनिक व्यवस्था के ठीक से संचालन के लिए नौकरशाही के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं पाया जाता है और इसमें जो राज्य के द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्य हैं उनका संपादन नौकरशाही के माध्यम से किया जाता है। और वेबर इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्रशासन का नौकरशाही स्वरूप स्थायी तथा अपरिहार्य है, यानी कि नौकरशाही व्यवस्था में काम नियमों के आधार पर होता है। एक व्यक्ति के जाने के बाद में दूसरा व्यक्ति उस पद पर आ जाता है, तो इसको वेबर एक श्रेष्ठ व्यवस्था मानते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषताएं वेबर ने बताई हैं। धन्यवाद।